अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। बहुत अच्छे से होंगे आप सब और खैर आफियत से होंगे। मुझे पता है, मैं समझ सकती हूँ कि जब एग्ज़ाम होता है तो एग्ज़ाम की थोड़ी सी एंग्जाइटी और नर्वसनेस होती है, लेकिन आपका ये क्वालिफाइंग पेपर है। आप बिल्कुल शांति के साथ बिल्कुल आराम से बैठ लीजिए। जिन्होंने भी टेस्ट पेपर्स लिखे, हमारी टेस्ट सीरीज़ लिखी, उनको तो बिल्कुल कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने सारे टेस्ट आप लोगों के चेक किए, वापस भी आपको भेज दिए। और जो भी हमारे यहाँ इन सेशन से जुड़े हुए बच्चे हैं, उनके पास भी बहुत ज़्यादा कंटेंट होगा। जिन्होंने 10th तक उर्दू पढ़ी है, जिन्होंने तैयारी की इसकी, आप आराम से क्वालिफाई करेंगे। उतना मुश्किल एग्ज़ाम नहीं होगा। और बट हाँ, ध्यान रख लीजिए, अगर आप लोग नर्वस हो गए ना, क्योंकि देखो टाइम 1 ही घंटा है। अगर आप नर्वस हो गए ना, वो बड़ी प्रॉब्लम है। लंबी लंबी सांस लें, हैव अ डीप ब्रेथ, उससे स्ट्रेस लेवल कम हो जाता है। बहुत अच्छे से खुशी खुशी से जाइए और खुशी खुशी से पेपर करके आए, ठीक है। बहुत सारी क्वेरीज आती है, जैसे मैम 100 वर्ड्स का ही हमें लिखना है। हाँ बिल्कुल, आपको 100 वर्ड्स का लिखना है, लेकिन एग्जैक्ट 100 वर्ड्स ज़रूरी नहीं है। 100 वर्ड्स कम ही होते हैं। आप देख लीजिए, आप एक लाइन में आपके कितने वर्ड्स आते हैं। अगर आपको एक लाइन में 10 वर्ड्स आते हैं तो 10 लाइनें हो गई वो। अब 10 के बजाय आप 12 भी लिख सकते हैं, ठीक है, 15 तक भी जा सकते हैं, बट ये इसलिए 1 ही घंटा है। दूसरी बात आपको याद रखनी है, अगर आपको लगता है कि ऐसे अच्छा आता है, आपको है अच्छा आपकी चॉइस का, ऐसे लिख लीजिए। ऐसे हो गया ऐसे, उसके बाद चिट्ठी भी लिख लीजिए। उसका तो आप स्ट्रक्चर ही लिखना है, बाकी कितनी 5-6 लाइन्स लिखनी है, 2-4 लाइन्स लिखनी है। किसने बोला था मैम चिट्ठी स्ट्रक्चर में जो हम ऊपर लिखते हैं बखदमत जनाब, या हम लिखते हैं अपना इम्तहानी मरकज़, फिर अस्सलाम वालेकुम, क्या वो भी काउंट होते हैं? हाँ वो भी काउंट होते हैं। 100 वर्ड्स का मतलब होता है कि छोटा, मतलब ठीक ठाक। मतलब देखो, ऐसे अगर आपको फॉर एग्जांपल ड्रग एडिक्शन पे आता है, तो आप ड्रग एडिक्शन में जो ऐसे का टॉपिक होगा ना, सबसे पहले पैराग्राफ में आप इंट्रोडक्शन दोगे कि ये ऐसे 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 ये क्या होता है, ठीक है। दूसरे में आप बॉडी लिखोगे कि क्या वजूहात होती हैं, गवर्नमेंट ने क्या इकदाम उठाए हैं, क्या क्या हो सकता है ऐसे, और फाइनल में लिख सकते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए। तो 3 छोटे पैराग्राफ्स में 5-5 लाइन्स का लिख लीजिए, हो गया ऐसे, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आपका होता है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन में क्या है कि अगर वहाँ पे लंबा इक्तिबास देखिए, आपको लाइन टू लाइन नहीं करना है ज़रूरी। आप 3-4 लाइंस को इकट्ठे जोड़ के एक इंग्लिश की लाइन लिख सकते हैं, तो टाइम बचाने के लिए। तो आराम से, ये बस वर्किंग नॉलेज ये चेक कर रहे हैं। मेरी दुआएं आप लोगों के साथ है। मैंने बहुत कोशिश की अपने तरीके से आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट दूँ। और बाकी ये इट्स जस्ट चेक ऑफ वर्किंग नॉलेज। जितना आप कल कॉन्फिडेंट परसू रहेंगे ना एग्जाम में, उतना आपका पेपर सही रहेगा, ठीक है। बस हाँ, ज़्यादा ओवर राइटिंग नहीं करना। बस जितने भी मैंने टेस्ट पेपर चेक किए हैं, बस फिर उन्हें इम्प्रूव किया। ओवर राइटिंग बच्चे नहीं करते हैं, कोई कोई बच्चा करता था, उनको मैंने समझा दिया, अब उनका भी इम्प्रूव हो गया। ओवर राइटिंग नहीं करना, लिखना काटना ऐसा कुछ नहीं। आराम से बिल्कुल, अगर आप देखो, अगर आप नर्वस हो गए ना, आपकी राइटिंग ख़राब हो जाएगी, और राइटिंग ख़राब हो जाएगी तो सारा मामला बिगड़ जाएगा। अब जिनकी हैंड राइटिंग वीक है ना, बिल्कुल परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात यह है कि ट्रांसलेशन से पहले आप पैसेज वाला एरिया कर लेना। और पैसेज वाले एरिया में मेरी एक बात ध्यान से सुन लेना, वहाँ पे छोटे छोटे क्वेश्चंस होते हैं। पहले क्वेश्चन पैसेज, अगर 2 पैसेज होगी ना, पहले एक पैसेज का क्वेश्चन पढ़ लेना, फिर उसके बाद पैसेज पढ़ लेना। क्योंकि क्वेश्चन जब दिमाग में रहेगा, जब आप पैसेज पढ़ोगे ना, उसको आप वहीं पर अंडरलाइन करोगे आंसर को। और आपको ऑप्शन देके होती है। अगर आपको OMR पेपर मिलेगा ना पैसेज के लिए, रीडिंग सेक्शन के लिए, वो तो सबसे ज़्यादा ईजी है, ठीक है। तो चले आज कुछ और ट्रांसलेशन करते हैं, सो दैट कि आपको थोड़ा सा और प्रैक्टिस हो जाए। अमजद के वालिद बचपन में ही फोत हो गए, वो यतीम हो गया। उसका चाचा उसे अपने घर ले आया। चाचा का कोई बेटा नहीं था, उसने अपने बेटे की तरह परवरिश की। अमजद ने MA का इम्तिहान पास कर लिया और एक अच्छी सी मुलाजमत मिल गई। अब उसका चाचा बूढ़ा हो चुका था। अमजद ने बाप की तरह अपने चाचा की खिदमत की। चाचा ने अमजद को अपना दामाद बना लिया। अमजद अब अपने चाचा के कुंबे का मेंबर बन गया, ठीक है। तो इसी का आप ट्रांसलेशन देख लीजिए। Amjad's father had died in his childhood। देखो फोर्थ हो गए थे, है ना, तो ये पास्ट में है। देखो ये इसका आपको ध्यान रखना है, पास्ट में, तो इसलिए यहाँ पे हैड डाइड, ठीक है। He became orphan। His uncle took him to his house. His uncle had no son. He brought him up as his own son. Amjad passed his MA examination and got a good job. Now his uncle had grown old. Amjad served his uncle like his own father. Uncle adopted him as his son-in-law. Amjad became a member of his family. ठीक है। उसके बाद अब मिडल तक तालीम मुफ्त हो गई। अब गरीबों के बच्चे भी तालीम हासिल कर सकेंगे। ये कंटेंट में ये आया है।
हुकूमत हिंदुस्तान ने कॉलेज और स्कूल अपने कंट्रोल में लिए हैं। मुल्क में हर शख्स को बराबर के हुकूक होंगे। हुकूमत ज़हीन बच्चों को वज़ाइफ देगी। वज़ाइफ होगा स्कॉलरशिप, वो आला तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। हम नया और मजबूत हिंदुस्तान बनाएंगे। हमें मुल्क की तरक्की के लिए कोशिश करनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि हमें अपनी कंट्री की बात करनी चाहिए और वहाँ पे आपको पेपर में भी अपनी कंट्री का ही आएगा। तो इसका भी आप ट्रांसलेशन देख लीजिए, बहुत ईजी है। नाउ एजुकेशन इज़ फ्री अप टू मिडल स्टैंडर्ड होगा ना, 8th तक, ठीक है। Now the children of the poor will also be able to get the education. Government of India has nationalized schools and colleges. Everybody will have equal rights in the country. The government will award scholarship to the talented children. They will be able to get education in higher educational institutions. ठीक है, ऐसे ही एक और पैसेज है। मैंने शेर को दूर से देखा, वो झाड़ियों में बैठा था। शेर ने हमें नहीं देखा। मैंने अपने साथी से कहा, तुम यहीं खामोश बैठे रहो, मैं शेर के करीब जाता हूँ। इसके बाद मैंने आहिस्ता आहिस्ता शेर की तरफ बढ़ना शुरू कर दिया। अगर मैं ज़रा सा शोर करता तो वो भाग जाता। आखिर मैं उसके करीब पहुँच गया। वो मुझे पत्तों में साफ दिखाई दे रहा था। इसने अभी तक मुझे नहीं देखा था। मैंने बड़ी एहतियात से बंदूक उठाई, ठीक है। तो देखो, बहुत सारे बच्चों ने डिमांड की थी कल भी कि मैम आप ट्रांसलेशन पे लाए, तो मैंने सोचा चलो लाती हूँ, क्योंकि आपका एक एक मिनट अभी अब जो है बहुत कीमती है। अच्छा, ट्रांसलेशन में क्या आएगा? आई saw a lion from a distance. He was sitting in the bush. The lion did not see us. I said to my companion, you keep sitting silently here. I go near the lion. After this, I began to advance slowly towards the lion. If I had made a little noise, he would have run away. At last, I came close to him. He was clearly visible in my sight through the leaves. He had not seen me yet. I took my gun with great care. ठीक है, शाबाश। एक अच्छी हुकूमत का सबसे बड़ा फ़र्ज़ है कि वो मुल्क के लोगों के लिए ज़रूरत ज़िंदगी ज़रूरत ज़िंदगी सस्ती करे। ज़रूरियात ज़िंदगी से महज अनाज मतलब ज़रूरत ज़िंदगी से मुराद महज अनाज नहीं, अनाज, कपड़ा, तिब्बी सहूलियात, जो मेडिकल फैसिलिटीज़ होती है, तालीम, तिब्बी, याद रखना, तिब्बी अगर वर्ड आए ना कभी तिब्बी अफसर पे, वो मेडिकल अफसर होता है, ठीक है। तालीम वगैरह भी ज़रूरियात ज़िंदगी में शामिल है। हुकूमत को कीमतें गिराने की पूरी कोशिश करनी चाहिए ताकि देहाती और शहरी दोनों तबकों से ताल्लुक़ रखने वाले अवाम मुनासिब ज़िंदगी बसर कर सकें, ठीक है। देखो बच्चों लोग, बेसिकली उर्दू का जो लिटरेचर होता है ना ऑनलाइन कम ही अवेलेबल होता है। अब पुराने जो उर्दू ग्रामर्स है वो तो पुराने हो गए ना, तो इसलिए थोड़ा सा ढूंढ के कंटेंट लाना पड़ता है। आई होप आप क्या करेंगे, आप जो है आपने यहाँ तक भी कोऑपरेट किया है, तो आप माइंड नहीं करेंगे। अच्छा, इसका ट्रांसलेशन देखते हैं। द मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ गुड गवर्नमेंट इज़ टू लोअर द प्राइसेस ऑफ द नेसेसिटीज़ ऑफ द लाइफ फॉर द पीपल ऑफ इट्स कंट्री। नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ डू नॉट मीन हियर मियर हो गया सिर्फ, मियर मीन फूड ग्रेन्स, क्लोथ्स, मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड एजुकेशन और ऑल्सो द बेसिक नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। द गवर्नमेंट शुड ट्राई इट इज़ बेस्ट टू लोअर द प्राइसेस सो दैट द कॉमन पीपल बिलोंगिंग टू बोथ विलेज एंड सिटी कम्युनिटीज़ मे बी एबल टू लीड अ प्रॉपर लाइफ। विलेज एंड सिटी कम्युनिटीज हो गए देहाती और शहरी तबके, ठीक है, शाबाश। ओके, अब इंग्लिश देखिए, उर्दू में करना है। इन द अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ सच मोमेंट्स कम व्हेन मैन फील्स क्वाइट होपलेस, ही लुक्स डार्कनेस और all around him and his power to face disappears. This is against the dignity of man. All the progress the world has made is the result of discrimination and spirit that Allah has bestowed upon man. Man should never lose heart. Rather, he should face failure in a manly manner. Surely Allah will bless him with success one day. इसका जो उर्दू है ना, इन अप्स एंड डाउन्स ऑफ लाइफ, ज़िंदगी के नशीब फराज में ऐसे लम्हात भी आते हैं जब इंसान बिल्कुल नामिद हो जाता है। इसे हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आता है और इसके मुकाबले की साख्त ख़त्म हो जाती है, मतलब मुकाबला करने की ताकत। ये बात इंसान की अज़मत के ख़िलाफ़ है। दुनिया में जितनी भी तरक्की हुई है वो इस अज़ीम हिम्मत का नतीजा है, उस अज़्म हिम्मत का नतीजा है जो कि अल्लाह ताला ने इंसान को अता फ़रमाया है। इंसान को चाहिए कि कभी हिम्मत ना हारे, बल्कि मर्दाना वार नाकामियों का मुकाबला करे। अल्लाह ताला एक दिन ज़रूर कामयाबी अता करेगा, ठीक है, शाबाश।
फिर से है इंग्लिश पैसेज। Icebergs are massive blocks of ice that irregular in shape. They float with only 12% of their mass above the sea surface. They are formed by glaciers, large rivers of ice that begin inland in the snows of Greenland, in the Antarctica and Alaska, and move slowly towards the sea. The forward movement, the melting of the base of glacier where it meets the ocean, and waves and tidal action cause blocks of ice to break out and float into the sea. Right? Okay. इसका जो उर्दू है तर्जमा वो नीचे लिख के है, आप खुद भी पढ़ सकते हैं। आइसबर्ग बर्फ़ के बड़े बड़े टुकड़े हैं जो कि बेतरतीब शक्ल में होते, इरेगुलर शेप होगा, बेतरतीब शक्ल में होते हैं। ठीक है, वो समंदर की सतह पर अपनी के सिर्फ 12% के साथ तैरते हैं। थोड़ा ये ब्लर्ड आया है। ये ग्लेशियर्स से बनते हैं, बर्फ़ के बड़े बड़े दरिया जो ज़मीन में शुरू होते हैं ग्रीनलैंड, अंटार्कटिका और अलास्का की बर्फ़ में, और आहिस्ता आहिस्ता समंदर की तरफ बढ़ते हैं। आगे की हरकत ग्लेशियर्स की बुनियाद का पिघलना, जहाँ ये समंदर से मिलता है, और लहरों के इन्वान से अमल हर तरफ के ब्लॉक्स को हटाने और समंदर में तैरने का सबब बनता है। ठीक है, सॉरी इफ़ आई मिस्ड सम वर्ड्स, बट ये थोड़ा सा ब्लर्ड है। ठीक, दिस इज़ योर फर्स्ट मेडिटेशन, सो यू आर स्टिल फीलिंग योर वे, ऑल्दो यू आर अवेयर दैट द प्राइमरी कैरेक्टर्स आर Khalik and Shahid. You feel that your participation could help to hasten the move towards an agreement. You are confident that your subtler repetition would enable you to make inroads with the mediator. ठीक है, आपके तहफ़्ज़ात। आप पहली बार सालसी में शिरकत कर रहे हैं, इसलिए आप अब भी बहुत मोहतात हैं। अगरचे आप जानते हैं कि हम किरदार खालिक और शाहिद हैं, और आपके ख्याल में आपकी शिरकत से जल्द कोई मुआहिदा, एग्रीमेंट हो गया, मुआहिदा होने में मदद मिल सकती है। आप पुरएतमाद हैं कि आपकी शहरत की वजह से आपको सालस के साथ हम आहंगी बनाने में मदद मिलेगी। ठीक है, ओके। You are participating with a leading European chain which is planning to make the Tariq Road Solarium project its first step in entering South Asian market arena. तो आपकी शिरकत की एक बड़ी यूरोपियन चेन से है जो तारिक रोड पर प्रोजेक्ट हो गया मंसूबा बनाना चाह रही है, जो जनूबी एशिया में मार्केटिंग के दाखिल होने के हवाले से इसका पहला कदम है। ठीक है, इसके बाद कुछ और देख लेते हैं। मेहनत कामयाबी की कुंजी है, मतलब कुंजी मतलब हो गया की। ठीक है, मेहनत से अजमत हासिल होती है, काम के बगैर कुछ भी हासिल नहीं हो सकता। दुनिया में जो लोग कामयाब हुए हैं तमाम मेहनती थे और अपना काम बाकायदगी और संजीदगी से करते थे। वो शख्स बहुत बेवकूफ़ है जो काम से गुरेज करते हुए अपना मकसद हासिल करना चाहता हो। इसका जो ट्रांसलेशन वो है, मेहनत क्या होती है? हार्ड वर्क। हार्ड वर्क इज की टू सक्सेस। वी गेन डिग्निटी थ्रू हार्ड वर्क। नथिंग कैन बी गेन्ड विदाउट वर्क। ऑल दोज हु हैव सक्सीडेड इन दिस वर्ल्ड वर हार्ड वर्किंग। दे डिड देयर वर्क रेगुलरली एंड सीरियसली। फूल इज द मैन हु वांट्स टू गेट दिस हिज ऑब्जेक्ट विदाउट वर्किंग हार्ड। ठीक है, अच्छा, मोबाइल फ़ोन पे। मोबाइल फ़ोन मौजूदा दौर की ईजाद है। इसके बेशुमार फ़ायदे हैं। ये राब्ता का बेहतरीन और सस्ता ज़रिया है, लेकिन इसके नुकसान भी हैं। इसके गलत इस्तेमाल की हौसला शिकनी करनी चाहिए। मोबाइल फ़ोन पर दूसरों को तंग करना बहुत नापसंदीदा बात है। हम सबको इसके गलत इस्तेमाल को तर्क कर देना चाहिए। जो लोग दूसरों को तंग करते हैं वो खुद भी खुश नहीं रह सकते। मोबाइल फ़ोन इज़ एन इन्विटेशन ऑफ द प्रेजेंट एज। इट हैज़ मैनी एडवांटेजेस। इट्स एन इनएक्सपेंसिव वे ऑफ कम्युनिकेशन, बट इट हैज़ डिसएडवांटेजेस टू। इट्स रॉन्ग यूज शुड बी डिस्करेज्ड। इट इज़ बैड टू टीज अदर्स बाय यूजिंग सेल फोन। ऑल ऑफ अस शुड गिव अप इट्स नेगेटिव यूजेज। दोज हु टीज अदर्स कांट लिव हैप्पीली। इल्म बड़ी दौलत है। इसको ना चोर चुरा सकता है, ना डाकू छीन सकता है। जो आदमी इल्म हासिल करता है इसकी बड़ी कदर होती है। इल्म हासिल करने से कम नहीं होता। इस वक्त तुमको पढ़ने लिखने के सिवा कोई फ़िक्र नहीं। अगर ये मौका खो दिया तो ऐसा वक्त फिर कभी हाथ नहीं आएगा। तुम्हें चाहिए कि इल्म हासिल करो, ये तुम्हारे बड़े काम आएगी। तो इल्म को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? नॉलेज।
अच्छा, इल्म बड़ी दौलत है, मतलब नॉलेज इज अ ग्रेट पावर। नीदर अ थीफ कैन स्टील, थीफ हो गया चोर, नॉर कैन अ रॉबर रॉब इट, रॉबर हो गया डाकू। अ पर्सन हु गेट्स नॉलेज इज वैल्यूड अ लॉट। एट दिस टाइम यू हैव नो अदर प्री ऑक्यूपेशन दैन रीडिंग एंड राइटिंग। इफ यू लॉस दिस अपॉर्चुनिटी यू वुड नेवर हैव इट अगेन। यू शुड गेट नॉलेज, इट विल बेनिफिट यू अ लॉट। ठीक है, एक और कर लेते हैं। इससे ना देखो मैंने सोचा कुछ और वर्ड्स आप सीखेंगे, ठीक है, क्या पता ट्रांसलेशन में वहाँ पे कौन सा पैसेज वो देंगे ट्रांसलेट करने के लिए। सफ़र इंसान की तालीम और तरक्की के लिए ज़रूरी है। ये नौजवानों की तरबियत का बेहतरीन ज़रिया है। बैरूनी मुल्क जाकर हम नए तजुर्बात हासिल करते हैं। ये तजुर्बात हमारे जहन को वसी करते हैं, वसी हो गया विजन हमारा ब्रॉड करते हैं। हमारी ज़िंदगी के बारे में ख्यालात बेहतर होते हैं। लेकिन बैरून मुल्क सफ़र के दौरान हमें ऐसी बात करने से परहेज़ करनी चाहिए जिससे हमारे मुल्क की बदनामी हो। So for men's education and progress, traveling is necessary. It is the best way for the training of the youth in the foreign countries. बैरूनी मुल्क को हम foreign countries बोलते हैं. We get new experiences. These experiences broaden our mind. Our ideas about life get better shape. But during traveling abroad, we should avoid such actions that may bring bad name to our country. ठीक है? एक और कर लेते हैं। तंदुरुस्ती हज़ार नियामत है, लेकिन आदमी जब तंदुरुस्त रहता है अपनी सेहत की कदर नहीं करता। जो ही बीमार पड़ता है तो उसे सेहत की कदर मालूम हो जाती है। तंदुरुस्ती हो तो खाने पीने में भी जी लगता है। सेहत गिर जाए तो कोई भी चीज़ मज़ा नहीं देती। बीमार आदमी तो जिंदा दरगोर हो जाता है। हमको अपनी सेहत का ख्याल रखना चाहिए। परहेज़ इलाज से बेहतर है। ठीक है, प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर। परहेज़ हो गया प्रिवेंशन, ठीक है, इलाज हो गया क्योर। हेल्थ इज वेल्थ एज लॉन्ग एज अ मैन रिमेन्स हेल्दी। ही डज नॉट रियलाइज द वैल्यू एंड इंपॉर्टेंस ऑफ हिज हेल्थ एज ही फॉल्स इल। द इंपॉर्टेंस ऑफ हेल्थ इज नोन टू हिम। A healthy man enjoys eating. A man with broken health enjoys nothing. A sick man is buried alive. We should take care of our health. Prevention is better than cure. ठीक है, अच्छा तो एक और कर लेते हैं। ईद उल फितर इज सेलिब्रेटेड थ्रू आउट द कंट्री विद अ ट्रेमेंडस रिलीजियस स्पिरिट। दिस Eid is celebrated on the first day of the Shawwal after the end of the holy month of Ramadan. It is a 3-day celebration during which family and friends gather together. People cook delicious meals, share gifts, and have religious devotion. On this day, money is given as a fitrana to the poor. The government declares 3 public holidays on this occasion. ईद उल फितर पूरे मुल्क में बड़े जोश खरोश से मनाई जाती है। ये ईद रमज़ान के मुक़द्दस महीने के बाद यकम शवाल, फर्स्ट शवाल हो गया, यकम शवाल को मनाई जाती है। यह 3 रोज़ा त्यौहार है जिसके दौरान ख़ानदान के अफराद और दोस्त इकट्ठे होते हैं। इस ईद में मज़ेदार खाने पकाए जाते हैं। तहालुफ एक दूसरे को तोहफा, ये ताइफ है, एक दूसरे को दिए जाते हैं और मजहबी एहसार और मोहब्बत एक दूसरे से बांटी जाती है। गरीबों और मोहताजों को सदका और खैरात के तौर पर रकम दी जाती है। इस मौका पर हुकूमत 3 दिन की छुट्टियों का ऐलान करती है। ठीक है, तो ये थे कुछ ट्रांसलेशंस। हाँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ जो लेटर राइटिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आए थे। देखो बच्चा लोग, जितने भी टेस्ट पेपर्स में बच्चों ने लेटर्स लिखी है, मैंने उनको उनके मार्क्स दिए हैं, मतलब 10 में से 8, 10 में से 7, ठीक है, क्योंकि लैंग्वेज जो होती है ना उसमें परफेक्ट मार्क्स नहीं आते हैं। जिन्होंने परफेक्ट लेटर्स लिखी थी ना, मैंने उनको 10 में से 7, 8 दिए हैं एज पर देयर कंटेंट एंड स्ट्रक्चर। बहुत सारे बच्चों ने ये गलती की है, वो अपना नाम लिखते हैं, पता लिखते नहीं, वहाँ पे इम्तहानी मरकज़ लिखना है, अलीबे जिमदार लिखना है। ठीक है, अब रही बात नए पैटर्न या ओल्ड पैटर्न की, इसमें बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। देखो, जो ओल्ड पैटर्न था वो भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न था और नया पैटर्न है वो भी एक स्टैंडर्ड पैटर्न है। मैंने बहुत सारे उर्दू टीचर से भी बात की जो उर्दू 8th और 10th पढ़ाते हैं और मार्किंग भी करते हैं और एग्ज़ाम भी कंडक्ट करते हैं। उन सब ने यही बोला, अगर हमें पेपर में बच्चा लिखता है, आंसर बुक में लिखा होता है बच्चे ने लेटर, अगर किसी बच्चे ने पुराने पैटर्न में लिखी है और ठीक लिखी है, हम उसको मार्क्स देते हैं। अगर किसी बच्चे ने नए पैटर्न में लिखी है और ठीक लिखी है, हम उसको मार्क्स देते हैं। मैटर क्या करेगा, आपका पुराना स्ट्रक्चर लिखोगे तो वो सही होना चाहिए, नया स्ट्रक्चर लिखोगे तो सही होना चाहिए। एक और बात यहाँ पे मैं, देखो मेरी तरफ से अब मैं अपना पूरा एफर्ट देना चाहती हूँ। एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी यहाँ पे, वो ये है, बहुत सारे को कन्फ्यूजन है। देखो बच्चा लोग, जो खत होता है ना, खतूत नवीसी, ये होता है, पुराने ज़माने में टेलीफोन नहीं था तो हम खत लिखते थे। अब आप किसको खत लिखोगे डिपेंड करेगा। कुछ तो अपने वालिद को लिखते थे, कुछ भाई बहन को लिखते थे, कुछ खाला को लिखते थे, लेकिन कुछ बैंक मैनेजर को लिखते थे, कुछ को कोई डिमांड होती थी, उनको कोई रिक्वेस्ट करनी होती थी। तो देखो, जो बाकी है ना उनको हम खत बोलते हैं। लेकिन
खत के भी आगे बहुत किस्में हैं ना, उनको हम निजी खत बोलते हैं, जो बाकी वालिद के नाम, खाला के नाम, ठीक है। लेकिन जिसमें आप कोई रिक्वेस्ट होती है ना आपकी, कोई कुछ आपको चाहिए, आप किसी अफसर से मांगते हैं, उसको हम दरख्वास्त बोलते हैं, जिसको हम इंग्लिश में एप्लीकेशन बोलते हैं, ठीक है। तो खत हो या एप्लीकेशन हो, दोनों के स्टैंडर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं। कुछ पुराना नहीं है, रिसेंटली ये चेंज हुआ है कि हम सारा कुछ राइट में लिखते हैं, लेफ्ट में लिखते हैं। लेकिन जो भी आपको स्टैंडर्ड पता है, पुराना हो नया हो, आप बस सही लिखो, ठीक है। आपको मार्क्स मिल जाएंगे एज़ पर माई एक्सपीरियंस और एज़ पर मैं जो मैंने पूछा बाकी टीचर्स से। मुझे खुद उर्दू के साथ बहुत लगाव है। मैं उर्दू पढ़ती भी हूँ बहुत ज़्यादा, और उर्दू लिखती भी हूँ, और उर्दू बोलती भी हूँ। तो इसलिए उर्दू ऑनलाइन कंटेंट बहुत कम मिलता था, तो मेरी यहाँ से दिल से एक कोशिश थी आप सब लोगों के लिए कि मेरी तरफ से आपको कोई हेल्प हो। जो कि आपको पता है, सिर्फ चक था आपकी वर्किंग उर्दू नॉलेज का, तो मुझ में ये आ गया कि मैं आपको करा सकती हूँ। और चूँकि मैं लिखती भी हूँ उर्दू में, और एक अच्छा खासा होल्ड भी है, बट आप लोगों के लिए मैंने बहुत भरपूर कोशिश की कि इसको आसान बनाऊं। मैंने बैच में भी बच्चों को पढ़ाया है, और मुझे बहुत खुशी हो रही है, उन्होंने भी बहुत इम्प्रूव किया। ये एक सिलसिला होता है एग्ज़ाम में। एग्ज़ाम आप देते हैं, आपकी कोशिश रहती है, आपने यहाँ तक बहुत अपना एफ़र्ट दिया, ये बहुत है। बाकी आप खुद पे भरोसा रख लीजिए, ऊपर वाले पे भरोसा रख लीजिए। जितना हमारे हाथ में है, आपके हाथ में था, वो आपने कर लिया। सारी चीज़ें हमारे हाथ में कंट्रोल में नहीं होती, यहाँ तक आपके कंट्रोल में था। अब आप बिल्कुल सुकून के साथ एग्ज़ाम देने जाइए, ठीक है। मेरी दुआएं हमेशा आप लोगों के साथ हैं, और मेरी दिल से दुआ है कि आप सब लोग ये उर्दू का जो पेपर है वो क्वालिफाई करें। तो टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अपना बहुत बहुत ख्याल रख लीजिए। एग्ज़ाम इज़ अ पार्ट ऑफ लाइफ। ज़िंदगी बहुत कुछ होती है, और कभी कभी हम जो प्लान करते हैं, हमारे लिए उससे भी बड़ा कुछ अल्लाह ताला ने रखा होता है। इस पे हमें पूरा भरोसा होना चाहिए। टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। अल्लाह हाफिज़।